दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने लिया है 12 डेज चैलेंज, जिसमें मैं लगातार 12 दिन तक प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस सभी टेंसेस को कवर करने वाला हूं और आप लोगों को सिखाऊंगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि 12 डेज़ के अंदर जो चैलेंज मैंने लिया है मैं आपको इंग्लिश के सभी टेंसेज बहुत अच्छे से कवर करवाऊँगा। राइट, तो चलिए सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है। सबसे पहले इसको समझते हैं कि मुख्य क्रिया यानी कि किसी भी सेंटेंस या वाक्य के अंदर सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम उसको बोलते हैं मुख्य क्रिया। अगर किसी मुख्य क्रिया के साथ ता है, ती है, ते हैं का प्रयोग होता है तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, जैसे राम घूमता है, सीता नाचती है, तो यहाँ पे नाच के साथ ती है का प्रयोग हुआ है। लोग घूमते हैं, लास्ट में लिखा है ते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को अक्सर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। राइट, अब सबसे पहले आपको इसके मेन फोकस करना है इसके अफर्मेटिव सेंटेंस पे, क्योंकि कोई भी वाक्य सकारात्मक, नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो सकता है। तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पे अगर हम गौर करें तो सकारात्मक वाक्य वो वाक्य होते हैं जिसमें नॉट या नहीं का प्रयोग नहीं होता। राइट, इसमें रूल होता है सब्जेक्ट के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, उसके बाद आप लगाते हैं वर्ब के साथ एस या ई एस। राइट, उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखनी है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही किया जाता है, जैसे ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नेम, यानी कि किसी एक व्यक्ति का कोई नाम आए तभी हम वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग करेंगे, वरना नहीं करेंगे। राइट, तो चलिए आगे चलते हैं। अब हमें यहाँ पर यह समझना है कि हमें मेन वर्ब के साथ ई एस का प्रयोग कब करना है, तो उसको आपको समझना है। रूल नंबर 1, मेन वर्ब्स अगर एंड करती है ओ से, यानी कि अगर मुख्य क्रिया के लास्ट में ओ हो तो आपको वहाँ पर ई एस का प्रयोग करना है। जैसे गो, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गो के साथ ई एस का प्रयोग किया गया है, तो आपको गो के साथ ई एस का प्रयोग करना है। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है डू, तो डू के केस में लास्ट में लगा हुआ है ओ, तो ये मुख्य क्रिया है, तो यहाँ पर हमने प्रयोग करा डू के साथ डज का। तो इस तरीके से आप गो को गोज में कन्वर्ट करेंगे और डू को डज में कन्वर्ट करेंगे। मेन वर्ब्स के साथ अगर लास्ट में ओ हो तो आप इस तरीके से ई एस लगा के बना सकते हैं। नेक्स्ट रूल देखते हैं। हमारा नेक्स्ट रूल है जिसमें मेन वर्ब अगर एंड होती हो डबल एस या एस एच से, यानी कि जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में डबल एस या एस एच आए, ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको ई एस का प्रयोग करना होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे कि किस के साथ हमने ई एस का प्रयोग किया है। मिस में डबल एस है तो हमने यहाँ पर ई एस का प्रयोग किया है। पास को हमने पासिस कर दिया, और पुश एस एच लगा हुआ है तो हमने इसको ई एस कर दिया, और रश को हमने कर दिया रशेज़। इस तरीके से कई ऐसी वर्ब्स होंगी जो हम डेली यूज़ में लाते हैं इंग्लिश के अंदर, उनमें क्रिया के लास्ट में अगर डबल एस या एस एच हो तो आपको उसके साथ ई एस का प्रयोग करना है। राइट, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है, जिन मुख्य क्रियाओं के अंत, यानी कि ऐसी क्रियाएं जिनके लास्ट में वाई हो लेकिन वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि आप लोगों को मैं अपने वीडियो लेक्चर्स में बता चुका हूं कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। 5 वाउल्स होते हैं और बाकी सब कॉन्सोनेंट्स होते हैं। राइट, जैसे क्राई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं क्राई में वाई से पहले आपको आर दिखाई दे रहा है, तो ये एक कॉन्सोनेंट यूज़ है वाई से पहले। मैरी के अंदर वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, ट्राई में भी वाई से पहले आर एक कॉन्सोनेंट है, और इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि फ्लाई में भी वाई से पहले एल का प्रयोग किया गया है। तो ये जो कॉन्सोनेंट हैं ये वाई से पहले यूज़ किए गए हैं। तो अगर वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट आए तो आपको वाई को आई में कन्वर्ट करना है और फिर आपको प्लस कर देना है ई एस। इस तरह से आपको लगाना है, ध्यान रखना, वाई को आई में कन्वर्ट करना है और फिर आपको ई एस का प्रयोग करना है। क्राई क्राइज हो जाता है, मैरी मैरीज हो जाएगा, ट्राई ट्राइज हो जाएगा, और फ्लाई हो जाएगा फ्लाइज। ऐसे ही सभी वर्ब्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ये था रूल नंबर 3। अब हम चलते हैं स्पेशल केस पे। ऐसे केस यानी कि ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स
यानी कि मुख्य क्रियाएं जिनके साथ ES का प्रयोग नहीं होगा। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। जिन मुख्य क्रियाओं के अंत में वाउल आए वाई से पहले, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वाई से पहले एक ए का यूज़ किया गया है, यहाँ पर भी वाई से पहले आप देख सकते हैं ए का यूज़ किया गया है। तो अगर वाई से पहले कोई वाउल आए, ध्यान रखना, अगर वाई से पहले कोई वाउल आए तो आपको सेम से ही लिखना है, बस लास्ट में एस लगाना है, ES का प्रयोग आप ना करें, राइट। यहाँ पर प्ले का प्ले ही रहेगा, बस यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ES लगा देना है। ऐसे हेल्पिंग वर्ब, ऐसी मेन क्रियाओं के अंदर आपको ES का प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको आगे वर्ब्स का ध्यान रखना है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं इसके। अब यहाँ पर देखिए सेंटेंस, तो अब यहाँ पर एक सेंटेंस देखते हैं, राम स्कूल जाता है। आप लोगों को आपको पता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जाता है में लास्ट में ता है, ती है, तेह का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इंग्लिश जब बनेगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं राम यानी कि किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ जो करेंगे तो राम की इंग्लिश यहाँ पर आ जाएगी राम। ये आपका आप समझ सकते हैं, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, राइट। ये देख सकते हैं ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हमने लगाया गो। तो अब गो के साथ हमने क्या यूज़ करा, गो के साथ हमने ES का यूज़ करा। क्यों करा? क्योंकि ही, शी, इट और कोई एक नाम अगर हमारा सब्जेक्ट हो तो हमें वर्ब के साथ ES का प्रयोग करना होता है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी वर्ब के लास्ट में O होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर गो के बाद O है, तो हमने यहाँ पर ES का प्रयोग करा। राम स्कूल जाता है, राम गोज़ टू स्कूल। मैं पार्क में खेलता हूँ। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर S या ES आएगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश क्या होती है, मैं की इंग्लिश होती है हमारी आई। अब आई के केस में हमें क्या करना है, हम खेलता हूँ अगर लिखा हुआ है खेलता हूँ, तो इसमें खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। सेंटेंस देखते हैं, आई प्ले। अब प्ले के साथ हमने S और ES क्यों नहीं लगाया? क्योंकि हमारी एक शर्त थी कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हमारी जो मेन सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, वो ही, शी, इट और सिंगुलर नेम होना चाहिए, तभी हमें हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के साथ S या ES का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर हमारी जो मेन वर्ब है वो है प्ले के साथ हम S, ES का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट आई है, आई प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप, अमन घर आता है। तो यहाँ पर आप फिर दोबारा देख सकते हैं, यहाँ पर हमने किसका यूज़ करा है, अमन का, यानी कि कोई एक नाम है। तो ही, शी, इट और कोई सिंगुलर नाम हो तो मेन क्रिया के साथ S और ES का प्रयोग होता है। तो अब जरा सेंटेंस देखते हैं, अमन एक नाम आ गया, तो यहाँ पर लिखा है कम। अब कम के M के लास्ट में ये देखिए आप क्या लगा हुआ है, E। तो ऐसे केस के अंदर अमन कम्स होम हो जाएगा, यानी कि कम के साथ S का प्रयोग होगा, सिर्फ ES का प्रयोग नहीं होगा, राइट। तो इस तरह से आप इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें नहीं या ना का प्रयोग किया जाता है। नॉट का यूज़ इसमें करते हैं। इसका रूल होता है सब्जेक्ट के साथ आप डू डज का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, S और ES का प्रयोग इस वाक्य में नहीं होता, राइट, क्योंकि ऑलरेडी डू के साथ यहाँ पर ES लगा हुआ है। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब हमारा सेंटेंस क्या होगा उसको देखेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शन है कि हम सब्जेक्ट के बाद डू या डज में से कुछ भी लगा सकते हैं। तो हमें कब डज लगाना है और कब डू लगाना है ये अपनी मर्जी से नहीं, ये समझना होगा आपको। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हो तो डज लगाएंगे, जैसे ही, शी, इट और कोई एक नाम हो तो आपको डज लगाना है, या आई, यू, वी, दे और कोई दो नाम हो तो आपको डू लगाना है। ये आपको ध्यान रखना है, राइट। अब देखते हैं सेंटेंस। देखिए, राम स्कूल नहीं जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि स्क्रीन पे कि हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, राम, यानी कि किसी एक का नाम आ गया। अगर नाम आ गया तो हमें क्या लगाना है, हमें डज का यूज़ करना है। तो हमारा सेंटेंस होगा राम डज नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं पार्क में खेलता हूँ। अब यहाँ पे आप गौर कर सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं यानी कि ये कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम यहाँ पे डू नॉट का यूज़ करेंगे। मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, आई डू नॉट प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अमन घर नहीं आता है। अब यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है, अमन के, सिंगुलर है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर हम क्या लिखेंगे, अमन डज नॉट कम होम, सिंपल।
राइट। आई होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अब चलते हैं हम अपने इंटरगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंटरगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि आप किसी से सवाल पूछते हैं। अब इसको आपको ऐसे समझना है। देखिए, सबसे पहले WH फैमिली का यूज़ करेंगे, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, विच, हुज, हुम, राइट। तो WH फैमिलीज होती हैं जो सबसे पहले सेंटेंस के सबसे पहले WH फैमिली लगती है, राइट। उसके बाद हम डू डज का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट को लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद अगर नॉट का यूज़ करना हुआ तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का यूज़ करेंगे यहाँ पर, अदरवाइज आपको नहीं लगाना है, फिर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा देना है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है वाक्य के अंदर कि क्या आपको WH फैमिली सेंटेंस के अंदर दिया है या नहीं दिया, राइट। तो चलो सेंटेंस देखते हैं आप। डू यू प्ले, इसका मतलब है अगर वाक्य के स्टार्टिंग में आपको कोई हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिखाई देती है डू, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपको क्या करना चाहिए? ऐसी कंडीशन के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये सेंटेंस WH फैमिली वाला नहीं है। क्या आप खेलते हैं? यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो क्या का प्रयोग किया गया है ये वाक्य के शुरू में लिखा है, और जब भी क्या का प्रयोग वाक्य के शुरू में हो तो वो WH फैमिली व्हाट नहीं होता। तो आप इस का इंग्लिश व्हाट ना लिखें। ध्यान रखना ये व्हाट नहीं है, क्योंकि ये आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में है, इसलिए आपको यहाँ पर व्हाट का प्रयोग नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है, राइट। तो यहाँ पर आप व्हाट का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पर व्हाट का प्रयोग किया गया है तो व्हाट डू यू प्ले, इसका मतलब है यहाँ पर आपका क्या कहाँ पे लिखा हुआ है, देखो आप। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या को वाक्य के अंदर लिखा गया है, लेकिन यहाँ पर कहाँ था? यहाँ पर क्या को वाक्य के शुरू में लिखा गया था। तो आप इन दोनों से एक आइडिया लगा सकते हैं कि अगर क्या वाक्य के शुरू में हो तो वो व्हाट नहीं होता, राइट। लेकिन अगर क्या वाक्य के अंदर हो तो वो व्हाट ही होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डज राम गो टू स्कूल, क्या राम स्कूल जाता है? इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे। इसमें भी देखिए आपको क्या अगर वाक्य के शुरू में दिख रहा है तो आप समझ जाइए कि यहाँ पर आपको व्हाट का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। क्या राम स्कूल नहीं जाता है? अब देखिए क्या भी लिखा है और नहीं भी है, इसका मतलब है ये इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कि ये प्रश्नवाचक तो है लेकिन इसमें भी नकारात्मक नहीं का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस होगा डज राम नॉट गो टू स्कूल, राइट। उसके बाद हम देखेंगे क्या मैं पार्क में नहीं खेलता हूँ, डू आई नॉट प्ले इन द पार्क। उसके बाद क्या अमन घर नहीं आता है, डज अमन नॉट कम एट होम या डज अमन नॉट कम होम। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पर इस सेंटेंस में लिखा है राम स्कूल कब आता है या कब जाता है। मान लीजिए सेंटेंस है राम स्कूल कब जाता है, तो यहाँ पर हम गौर कर सकते हैं कि यहाँ पे हमें WH फैमिली का यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कब। तो कब के लिए कौन सी WH फैमिली यूज़ होती है? व्हेन। तो हम लिखेंगे व्हेन डज राम गो टू स्कूल। अब देखिए आप समझ सकते हैं व्हेन के बाद हमने डज का यूज़ करा। डज का यूज़ क्यों करा? क्योंकि यहाँ पे राम सिंगुलर है, ही शी इट सिंगुलर के साथ हम डज का यूज़ करते हैं। व्हेन डज राम गो टू स्कूल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं पार्क में क्यों खेलता हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है क्यों। ये एक WH फैमिली है तो वाई का यूज़ होगा, वाई को सेंटेंस के फ्रंट पे रखेंगे। वाई डू, अब यहाँ पे डू क्यों लगा? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है आई, इसीलिए हमने डू का यूज़ किया। वाई डू आई प्ले इन द पार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अमन घर कैसे आता है। अब देखिए कैसे, तो कैसे का मतलब क्या हुआ? कैसे का मतलब हुआ हाउ। यहाँ पर हमने कैसे के लिए क्या यूज़ करा? कैसे के लिए हमने यूज़ करा हाउ का। हाउ डज अमन कम होम। इस तरीके से हमने सेंटेंस को फ्रेम कर लिया। तो इस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आज बहुत अच्छे से सीख लिया है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आपसे वादा जैसा कि कर चुका हूँ कि 12 दिन तक लगातार 12 डेज़ चैलेंज में ले चुका हूँ कि आप लोगों को 12 दिन तक लगातार टेंसेस को सिखाता रहूँगा। डेली एक टेंस आपको सिखा के जाऊँगा, राइट। तो चैनल पे पहली बार आपने विज़िट किया है या पहली बार ये वीडियो देखा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, और हम मिलकर इस मुहिम में इस 12 दिन के अंदर इन सभी टेंसेस को कंप्लीट करेंगे, राइट। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलता हूँ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के साथ, राइट। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। एक बात ध्यान रखना, आपका सब्सक्रिप्शन ही मेरा मोटिवेशन होता है, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।